ग्रुप डी 2026 जो अगस्त में 9 अगस्त को हुआ है, उसका सेकंड शिफ्ट का हम डिस्कशन करा रहे हैं। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिए। और इसके बाद पीडीएफ सीधा कहाँ जाता है, इसी ज्ञान भूमि के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसी पे जाता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे जिन बच्चों का एग्जाम 9 अगस्त के बाद के हैं, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। बाबू अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हो सकता है कि सवाल पहले का हो, तो उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थे। लेकिन वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बने गए? शुभेंदु अधिकारी। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बने गए बाबू? शुभेंदु अधिकारी बन गए हैं। अब शुभेंदु अधिकारी तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। शुभेंदु अधिकारी, अब एक बात यहाँ देख सकते हैं कि जो शुभेंदु अधिकारी है बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री है बंगाल में। इससे पहले टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन थी, पार्टी से कौन थी? तो ममता बनर्जी। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ आंसर लिखा हुआ है ममता बनर्जी। तो ये आप ये ध्यान रखिए, ये नहीं होगा। कौन होगा? शुभेंदु अधिकारी। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि कह रहा है कि वैश्विक जलवायु और पहले पर्यावरण प्रौद्योगिकी के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द सीसीयूएस में अक्षर एस का पूर्ण रूप क्या है? ये सवाल आया हुआ है और ये सवाल हम पहले ही 3 तारीख के शिफ्ट का जो डिस्कशन कराए थे उसमें ये बताए थे। ये पूरा इसका फुल फॉर्म बताए थे। तो आप अगर वो देखे होते तो समझिए ये कितना बेहतर होता, आपको कोई टेंशन ही नहीं होता, सेकेंडों में हो जाता। अब क्या है बाबू कि सीसीयूएस मतलब क्या होता है? कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो स्टोरेज मतलब क्या है? इसको हिंदी में भंडारण कहते हैं, हालांकि लिखा हुआ भी है यहाँ पे। तो एस का फुल फॉर्म क्या हुआ? यहाँ एस का मतलब क्या हो गया? स्टोरेज, यानी क्या है? भंडारण। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो आप पूरा इस बात को याद कर लीजिए, हो सकता है नेक्स्ट आगे शिफ्ट में यही आ जाए पूरा ही। सीसीयूएस का फुल फॉर्म क्या होता था? कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसी से आ रहा है, इससे 3 सवाल आ गया है। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ देखें, अप्रैल 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा पहली बार आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत किस जिले में विशेष रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो ये बिहार के किस जिले में? तो ये बिहार के एक जिला है, क्या है? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में जिला मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी। मोतिहारी में ही ये किया गया, क्या है? मोतिहारी के गांधी मैदान में ये किया गया था। मोतिहारी कहाँ पर? गांधी मैदान में किया गया था। बापूधाम मोतिहारी अगर ट्रेन से जाइएगा तो मोतिहारी ट्रेन से नहीं बल्कि बापूधाम उतरना पड़ता है। जो बापूधाम मोतिहारी वहीं पे एक पूर्वी चंपारण में क्या है? गांधी मैदान, वहीं पर आपको ये व्यवस्था किया गया था। अब देखिए अप्रैल 2026 में डीआरडीओ द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण जिले स्थित मोतिहारी में पहली बार डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में विकसित तकनीकी, रक्षा तकनीकी और स्वदेशी रक्षा प्रणाली के प्रति क्या है? जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था। अब बाबू नेक्स्ट सवाल में यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर क्या कर मार्च 2026 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हुआ की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। अब कर्नाटक जब ये घोषणा किया था कि बस 16 से कम वर्ष के बच्चों को सोशल मीडिया पर क्या है देखने से प्रतिबंध लगाने के बाद जब कर्नाटक किया था, तो उस समय कर्नाटक के सीएम कौन थे? सिद्धारमैया। उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे बाबू? तो सिद्धारमैया। लेकिन वर्तमान समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया नहीं है, अभी कौन है? तो अभी डीके शिव कुमार बन गए हैं। हालांकि पार्टी सेम है, कांग्रेस ही, लेकिन अभी कौन बन गए? डीके शिव कुमार बन गए। उस समय कौन मुख्यमंत्री थे? तो उस समय सिद्धारमैया थे, लेकिन अभी कौन है कर्नाटक के मुख्यमंत्री? तो डीके शिव कुमार। अब नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है, अब इसका बंद करने का केवल एक ही कारण नहीं प्रतिबंध का, इसका निर्णय का मुख्य उद्देश्य बच्चों पर अत्यधिक मोबाइल सोशल मीडिया उपयोग, हानिकारक सामग्रियां का लत एवं व्यवहार संबंधित समस्याओं के प्रभावों का है कम करना बताया गया है। अब ने सवाल अगर यहाँ देखा जाए तो क्या कहा रहा है बाबू कि केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अगले एक दशक यानी अगले 10 वर्षों में देश के खेल इकोसिस्टम को बदलने और वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के लिए किस नए मिशन की घोषणा की गई है? तो देश को खेल महाशक्ति के रूप में बनाने के लिए किस नए मिशन की घोषणा की है? कौन? ये तो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो कौन से फाइनेंस मिनिस्टर इंग्लिश में कहते हैं, तो कौन सा मिशन का स्टार्ट की है? तो खेलो इंडिया मिशन। कौन सा इंडिया बाबू? खेलो इंडिया मिशन। कौन सा मिशन शुरू की है? तो खेलो इंडिया मिशन। अभी पूरा ध्यान रख लीजिए, कौन सा मिशन? खेलो इंडिया मिशन, जिसके तहत क्या करना है? देश को अगले 10 साल में खेल महाशक्ति के रूप में उभारना है। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आप वही है पूरा, कहते केंद्रीय बजट 2026-27 में
खेल क्षेत्र को लगभग 10 वर्षों में मजबूत करने और भारत को एक ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाने के खेल महाशक्ति बनाने में के लिए क्या है, खेलो इंडिया मिशन का घोषणा किया गया है। अब नेक्स्ट सवाल अगर यहाँ देखें तो क्या है कि भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हरा करके कुल मिलाकर ये कितनी बार आईसीसी अंडर 19 ने कप जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया कैसे 6 बार जीत लिया है वो पुरुषों वाला, और ये वो बड़े वाले यानी अंडर 19 नहीं, वो बड़े वाले टीम जो है वो। उसी तरह से अंडर 19 का जो टीम इंडिया का है, क्रिकेट का बात कर रहे हैं, अंडर 19 क्रिकेट टीम जो है ये कुल मिलाकर 6 खिताब जीत लिया है, यानी 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। जिसमें आप जानते ही हैं क्या है, तो ये 6 बार जीत लिया है, ये गलती से क्या है 5 बार, ये 5 बार पहले था, लेकिन अब जो इस बार जीत लिया है उसको मिलाकर कितना हो जाएगा बाबू? 6 बार हो जाएगा। तो इंडिया वर्ल्ड चैंपियन कब? 2008, फिर 12, फिर 18, फिर 22 और अभी 26 में। इसी में ना वैभव सूर्यवंशी कितना मारा था? यहाँ देख लीजिए कि अंडर 19 विश्व कप 2026 के फाइनल में मैच में किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है? प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है जिसने 175 रनों की पारी खेली थी, तो कौन थे? वैभव सूर्यवंशी। कौन? वैभव सूर्यवंशी। अब इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जिम्बाब्वे और नामीबिया में। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे। जिम्बाब्वे और नामीबिया में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जिम्बाब्वे और नामीबिया में। और जीता कौन है? तो भारत। जीता कौन है बाबू? भारत। और वैभव सूर्यवंशी 175 रन बना के क्या बन गए थे? यहाँ प्लेयर ऑफ द मैच। अब नेक्स्ट सवाल में चल रहे हैं, वर्ष 2026 में निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पोस्टहुमसली पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है, तो ये इसका ऑल आंसर दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल नहीं, ऑल नहीं हुआ। यहाँ ध्यान ही रखना है ना कि ये आंसर ऑल गलत है। अब देखिए, ये धर्मेंद्र सनी दियोल है ना, इनको पद्म विभूषण मिला है। हालांकि ये जो शिबू सोरेन है, इनको पद्म भूषण मिला है, यानी दूसरे नंबर का पुरस्कार इनको मिला है। सभी शिबू सोरेन का है दूसरे नंबर का पुरस्कार मिला है, इनको पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। धर्मेंद्र सिंह दियोल, इनको पद्म विभूषण मिला है। तो आंसर यहाँ पर यही होगा, क्योंकि इन्हीं को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। और अभी फिर बता रहे हैं कि 5 लोगों को क्या है? पद्म विभूषण। और 13 लोगों को क्या है? पद्म भूषण। और 113 लोगों को क्या मिला है बाबू? तो पद्म श्री मिला है, इसमें से रोहित शर्मा भी है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पर क्या है कि अब इस बात को यहाँ देख लीजिए, तो ये धर्मेंद्र दियोल जो है, धर्मेंद्र सिंह दियोल जो है वो कला यानी सिनेमा क्षेत्र में मिला है। शिबू सोरेन को सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर में, लेकिन कौन सा? पद्म भूषण। पीयूष पांडे के कला के क्षेत्र में मिला है। अब नेक्स्ट सवाल अगर देखे बाबू, तो नेक्स्ट सवाल यहाँ देखिए, कह रहा है कि क्या है? छठा खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से किन देशों के स्थान पर किया गया था? तो कौन सा? खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स भारत के 2 जगहों पर हुआ है। कहाँ? लेह और गुलमर्ग में। लेह और गुलमर्ग। और विंटर का ऐसा हुआ जगह कहाँ पर है? यहीं पर, लेह और गुलमर्ग। लेह लद्दाख में है और गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ छठा, ये कैमा सीजन था? छठा सीजन। अब यहाँ पर नेक्स्ट अब अगर सवाल देखें, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल बंटवारे से संबंधित ऐतिहासिक समझौता कौन है, जिसे भारत ने हाल ही में पाकिस्तान द्वारा समर्थित सीमा पार आतंकवाद के विरोध में स्थगित कर दिया है? तो सिंधु जल समझौता को, सिंधु जल समझौता पहली बार कब हुआ था? 1960 में। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। तो यही जो अभी लड़ाई हुआ था ना, वो जिसमें ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसके चलते इसको क्या कर दिया गया है? सिंधु जल समझौता को अबेंस में डाल दिया गया है। ना ही अभी पूरा रद्द किया गया है, ना ही इसको कंटिन्यू रह दिया गया है, बल्कि इसको क्या कर दिया गया है? रोक के रख दिया गया है। तो अगर एक सिंधु जल समझौता की चर्चा में नहीं है, इस वर्ष 2026 के लिए एक और गंगा जल समझौता, जो गंगा जल समझौता किससे हुआ है? तो गंगा जल समझौता 1996 में 1996 में किस देश के साथ हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ। कौन सा देश के साथ? बांग्लादेश के साथ हुआ था। कब? 1996 में। लेकिन ये 30 साल के लिए ही था। गंगा नदी जल समझौता ये 30 साल के लिए था, तो 2026 में 30 साल पूरा हो गया। अब इस पे क्या बात होता है? ये भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच इस पे बात चल रहा है। अब देखिएगा आगे। तो सिंधु जल समझौता 1960 हम आपको बता दिए हैं, जो अबेंस में है। अबेंस का मतलब नहीं जीने देंगे नहीं मरने देंगे, यानी नहीं पूरी तरह से रद्द किया गया है, केवल अबेंस में यानी रद्द किया जा सकता है, इसी सिचुएशन में है। यानी पूरी तरह से नहीं एक्ट में है, नहीं लागू है, और नहीं रद्द किया गया है, उसी को क्या कहते हैं? बीच बीच में है, तो अबेंस में है।
तो कब आया था सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के साथ? तो 1960 में। और गंगा नदी जल समझौता कब हुआ था? तो 1996 में, जो 30 साल के लिए था। तब वो भी, उसको भी अभी 30 साल पूरा हो गया, तब उसको भी क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा या आगे या नहीं, वो भारत सरकार तय करेगा। अब देखिए बाबू, मार्च 2026 में वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बहुत लोग प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार लगा दिए हैं क्या? ली जियाकुन, ये कौन है? चाइना के। ये बहुत लोगों ने लगा दिया क्या? ली जियाकुन, जो कहाँ के हैं? चाइना के। लेकिन बाबू 2026 में मिला है किसका? सिमिल जॉन रेडिक क्लार्क को, सिमिल जॉन रेडिक क्लार्क को मिला है। और लियू जियाकुन थे, इनको 2025 का मिला था। तो ध्यान रखिए कि लियू जियाकुन जो कौन थे 2025 के, जो चाइनीज थे, और सिमिल जॉन रेडिक क्लार्क, इनको 2026 का आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला है। तो ये बहुत ध्यान रखना है, बहुत बच्चे उल्टा पुल्टा करके आ रहे हैं। तो आप देखिए, कह रहा है कि भारत में मेडिकल पाठ्यक्रमों जैसे एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, जिसको क्या कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, जिसे नीट कहते हैं, इसका एग्जाम कौन कराता है? तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराता है। एनटीए यानी कौन? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। अब बाबू इसको कराता है कौन? एनटीए। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे क्या है कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि क्या है। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिए, क्या कह रहा है? फरवरी 2026 में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ कहता है किस देश के साथ वन, जलवायु, पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर क्या, कौन सा देश हो जाएगा? भूटान। अब बाबू भूटान, अब आपको लगेगा भूटान के साथ क्यों किया है? तो आप ये देख लीजिए, भूटान को हल्के मत लीजिए। पर्यावरण के क्षेत्र में पूरी दुनिया में एकमात्र देश है भूटान जो क्या है? कार्बन नेगेटिव, यानी जितना कार्बन उत्सर्जन करता है भूटान, उससे ज्यादा कार्बन वो क्या करता है? सोख लेता है, यानी कार्बन उत्सर्जन कम करता है। और चाइना सबसे ज्यादा दुनिया में करता है, उसके बाद अमेरिका, भारत भी आते हैं। अब बाबू नेक्स्ट सवाल पर यहाँ पर आते हैं कि भूटान, अब आपको पता चलेगा ना। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में अक्टूबर 2025 में हस्तांतरित वह कौन सा ऐतिहासिक शांति समझौता था जो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर दोबारा भारी गोलाबारी और हिंसक सैन्य संघर्ष के कारण फिर से शुरू हो गया है? तो वो कोलंबिया और कौन सा देश? थाईलैंड के बीच। कोलंबिया और थाईलैंड के बीच। तो ये हुआ था कहाँ पर? तो कोलंबिया की राजधानी, कोलंबिया और थाईलैंड के बीच ये समझौता हुआ था। तब कोलंबिया और थाईलैंड के बीच हुआ था। तो थाईलैंड और कोलंबिया के बीच सीमा विवाद को शांत करने के लिए अक्टूबर 2025 में कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी में एक शांति समझौता हुआ था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से महत्वपूर्ण थी। लेकिन इनको शौक बहुत रहता है मध्यस्थता कराने का, लेकिन खुद बहुत लड़ते हैं। और भारत पाकिस्तान वाला भी लड़ाई लड़ाते थे, लेकिन कोई रुकता इनसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, बस मध्यस्थता कराने का शौक बहुत है। तो वही करवाए थे और फिर से ये टूट गया। किनके किनके बीच? तो थाईलैंड और कोलंबिया के बीच। कहां पर हुआ था? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है बाबू, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि एक साधारण बोतल ओपनर का उपयोग करके बोतल का बोतल का ढक्कन खोलते समय ओपनर द्वारा मुख्य रूप से किस बल या घटक का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है, ये जो है ना, ये जो ओपनर है उसमें लोड, और लोड इसमें बीच में आने का मतलब क्या है कि ये कैसा है? तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। कैसा है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अब उत्तोलक कई श्रेणी का होते हैं, 3 तरह का, जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अब उसको बता देंगे कभी बाद में, अभी आप इस बात को देखिए। अब 3 चीज आता है, फलक्रम, इफर्ट और क्या है? फलक्रम, इफर्ट और लोड। फलक्रम, इफर्ट और लोड, 3 चीजें इसमें आता है। तो अब देखिए नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं। ये न्यूमेरिकल है, 50 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें प्रवर्तन के बाद दर्पण के पीछे एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु से आती है या आती हुई प्रतीत होती है। तो वह बिंदु कौन सा है? तो वह बिंदु क्या होगा? तो वह बिंदु जो दर्पण से 25 सेंटीमीटर पीछे होगा। तो आप अगर ये देख लीजिए कि दर्पण हो या फिर लेंस हो, तो अगर ये कौन सा दर्पण का बात किया है? उत्तल दर्पण का बात किया है। यहाँ पर देख लीजिए,
वक्र त्रिज्या बड़े उत्तल दर्पण था। अगर उत्तल दर्पण होता था, पता है ना आपको किस तरह का दर्पण होता है उत्तल दर्पण? तो उत्तल दर्पण इस तरह का होता है, इसमें कलर वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, इधर अंदर कलर वाला पार्ट होगा। तो ये उत्तल दर्पण में अगर वस्तु यहाँ पर रखा गया है कहीं पे, तो ये देखिए, अब अगर ये वक्रता त्रिज्या ये है तो फोकस दूरी बिल्कुल बीच में होता है। फोकस दूरी कहाँ होता है, बीच में। तो ये पूरा वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर, और उसका फोकस दूरी पर रहेगा तभी वस्तु आगे मिलता हुआ प्रतीत होगा। और यहाँ उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण इधर ही बनेगा फिगर। तो यहाँ पर क्या होगा, तो अगर पूरा 50 है तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 50/2, क्योंकि बिल्कुल फोकस दूरी कहाँ, बीच में होता है, 50/2 25। तो अभी नेक्स्ट सवाल पे ये चल रहे हैं कि यहाँ देखिए क्या है सवाल बाबू, कि नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि पृथ्वी पर होने वाले जल चक्र यानी वाटर साइकिल का सही और प्राकृतिक वैज्ञानिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जल चक्र क्या है, तो सबसे पहले समंदर की जो जल होती है धूप की वजह से उसका क्या होता है, तो वाष्पन होता है, यानी जिसको इवेपोरेशन कहते हैं। वाष्पन के कारण वो उड़ के कहाँ चला जाता है, आसमान में चला जाता है। वहां पर बादल क्या होता है, बहुत ऊंचाई पर ठंडा होता है। बादल बहुत ऊंचाई पर क्या होता है बाबू, ठंडा। तो वहां पर ठंडा होगा तो ठंडा की वजह से ये फिर क्या है, कंडेंसेशन होगा, यानी संघनन होगा, और वो किस में बदल जाएगा, तो बादल में बदल जाएगा। वो क्या बदल जाएगा बाबू, बादल में। उसके बाद क्या होगा, वर्षण, जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन, उसके बाद संघनन, उसके बाद वर्षण। अब ये देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, ये सबसे पहले क्या है, वाष्पन, और फिर क्या है, संघनन, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं, फिर वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब ये तीनों हो गया क्रम में। अब ये पहले भी सवाल आया है, ये ऐसा नहीं कि नया सवाल है, ये अभी आ चुका है 3 तारीख में। अब देखिए, सूर्य की गर्मी से जल वाष्पित हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है, और फिर जब ऊपर उड़ के चली जाती है तो वहां पर संघनन होकर बादल बन जाता है, फिर वर्षण हो जाता है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बाबू, की कह रहा है एक सवाल में कि किसी विद्यार्थी को किसी अज्ञात तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो बुनियादी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में सबसे पहले क्या ज्ञात करना होना चाहिए। तो देखिए, अब बाबू यहाँ पर जो भी ऑप्शन है उसमें तो कोई नहीं है, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए, ये क्या है, परमाणु संख्या के आधार पर ही आज का पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। वो क्या है, परमाणु संख्या के आधार पर। और ऐसा अगर कहा जाए तो परमाणु संख्या के आधार पर द्रव्यमान निकाल सकता है, बिल्कुल नहीं। द्रव्यमान निकालने के लिए किसी भी अभी क्या जरूरत है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए प्रोटॉनों की संख्या, जिसे परमाणु संख्या कहते हैं, और उसके साथ साथ न्यूट्रॉनों की संख्या पता होना चाहिए। दोनों को अगर जोड़ देंगे तभी क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल क्या है, तो अब आप देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए कि कह रहा है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि परमाणु संख्या, अब किसी तत्व की पहचान। अब कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट सवाल में क्या है, कि कह रहा है कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरा जाता है कि उसमें जो तेल होता है और खाद्य पदार्थ होता है वो ऑक्सीकृत ना हो जाए, ऑक्सीकृत हो गया और खराब ना हो जाए। तो उससे बचने के लिए क्या है, भर दिया है था नाइट्रोजन गैस। लेकिन ये खुश हो ये मत सुन के कि नाइट्रोजन गैस भर दिया था, बिल्कुल एकदम ताजा ताजा बना रहता है। लेकिन नाइट्रोजन गैस खाने का उसमें रहा वो चीजें खाने का अपना नुकसान है। तो ये पैकेट बंद चीजें खाना सेफ है ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग खा रहे हैं। चलिए, और बच्चों को दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने बच्चे को खुद दुश्मन है। अभी बाबू न्यूमेरिकल क्या दिया गया है कि यदि कोई विद्युत उपकरण 220 वोल्ट पर 1000 वाट की शक्ति का उपयोग करता है तो 120 वोल्ट पर चलने वाली शक्ति कितना होगा। तो आप यहाँ से गौर से देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल आंसर 250 वाट पर आप मत जाइए। यहाँ पर देखिए पहले P इक्वल टू क्या होता है, तो V²/R। तो यहाँ पर देखिएगा बाबू, वोल्टेज V कितना है, 220 से घट कर कितना रहना है, 110, यानी करना क्या है, आधा। वोल्टेज को कितना कर देना है बाबू, आधा। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो इसका फॉर्मूला भी पता है, P इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू V²/R। तो यहाँ पर P डैश इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 110/120 के स्क्वायर। तो अगर 120 और बटा 220 को अगर काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर है 2 बार, और 2 के अगर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4, और 1000 को 4 से काटेगा तो 250। ये तरीका अभी रट लीजिए, बाद में डिटेल में सीखिएगा।
जब एग्जाम हो जाएगा तब। अब कह रहा है बाबू यदि किसी ध्वनि तरंग की चाल 250 मीटर पर सेकेंड है तो तरंग दैर्ध्य 0.5 है, तो आवृत्ति क्या होगा? तो आवृत्ति क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए, ध्वनि तरंग की चाल यानी v बराबर कितना दिया है बाबू? 250 मीटर, 250 मीटर क्या है? प्रति सेकेंड। और तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा कितना दिया हुआ है बाबू? या लेमडा कितना दिया हुआ है? तो 0.5 मीटर दिया हुआ है। तो अब सवाल पूछ रहा है कि चाल बराबर क्या होगा? तो चाल बराबर क्या होता है? तो सबसे बराबर चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? लेमडा गुने फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 0.5 और लेमडा का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू? यहाँ देख लीजिए, फिर से देख लीजिए कितना दिया हुआ है। तो 0.5 और ये 250 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि u बराबर क्या होता है? u बराबर f क्या? लेमडा, f इंटू लेमडा होता है। लेकिन आपको चाहिए क्या? तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको? तो ये क्या चाहिए? तो फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो f बराबर क्या हो? यहाँ पर अभी तुरंत बताए हैं f बराबर क्या होता है? f u बराबर क्या होता है? q लेमडा। क्या होता है बाबू? f बराबर क्या होता है? तो q लेमडा। अरे यार चल क्यों नहीं रहा है? यहाँ पर देखिए कि f बराबर क्या होता है बाबू? q लेमडा। f बराबर क्या हो जाता है? q लेमडा। अब अगर क्या निकालना है? f यानी फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा? v बाई लेमडा। तो बाबू v का वैल्यू इंचाल कितना दिया हुआ है? 250 था, ओबियसली 250। और यहाँ पर लेमडा का वैल्यू कितना दिया है? 0.5। तो 0.5 को ही क्या लिखा जाता है? 1/2। अगर यहाँ 1/2 लिखिएगा बाबू तो ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा। तो 250 दूनी 500। आंसर होगा क्या होगा बाबू? 250 दूनी 500। तो 500 हर्ट्ज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? यूनिट तो हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? तो हर्ट्ज। आप ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखिए बाबू, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? एक निश्चित ये किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए रेखीय लीनियर वेलोसिटी कहा जाता है। क्या कहा था? लीनियर वेलोसिटी। क्योंकि एक निश्चित दिशा में तय की गई क्या है? एक निश्चित चाल के साथ, तो क्या कहेंगे उसको? लीनियर वेलोसिटी। अगर लीनियर वेलोसिटी क्यों कहेंगे? क्योंकि एक निश्चित दिशा में ही चल रहा है, सीधा सामने सामने चल रहा है, तो इसको लीनियर वेलोसिटी यानी क्या है? रेखीय चाल कहा जाता है। अगर आप रेखीय वेग या चाल, कोई दिक्कत नहीं, अगर डायरेक्शन फिक्स होता है तो उसको वेग कह जाते हैं, और डायरेक्शन नहीं होता तो उसको चाल कहते हैं। लेकिन वर्तमान में यहाँ क्या डायरेक्शन फिक्स है तो उसको वेग ही कहेंगे। अब बाबू यहाँ वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, यानी विस्थापन बटा समय। आप ध्यान रखिए कि वेलोसिटी यानी वेग बराबर विस्थापन बटा समय। लेकिन अगर विस्थापन बटा समय क्या होगा? वेग। अगर वेग में समय से एक बार और भागा दे दीजिएगा तो वो क्या आ जाता है? तो एक्सेलरेशन, यानी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट सवाल पे ये चलते हैं बाबू। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हवा में पूरी तरह से जलकर स्वच्छ नीली लौ देते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीली लाल लौ और क्या है? अधिक काली काली उत्पन्न करते हैं। इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो देखिए, क्योंकि इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण ये है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हम कई बार से आ रहा है लेकिन बता नहीं रहे हैं बाबू। हम डरते रहते कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। बाबू यहाँ ये ध्यान रखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जिसमें डबल बॉन्ड हो और जिसमें क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ई क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ई क्या है बाबू? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है बाबू? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका आंसर देखिए क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन का अनुपात अधिक होता है, जिसके कारण पूर्ण दहन कठिन होता है और क्या है? कालिक ज्यादा बन जाता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन का अनुपात अधिक होता है, जिससे दहन पूरा नहीं हो पाता है। तो जब जब दहन पूरा नहीं होगा, यानी पूरी तरह से जलेगा नहीं, तब तक क्या होगा? ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होगा और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब बाबू नेक्स्ट सवाल में यहाँ चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में ये कह रहा है कि यहाँ पर स्किप हो गया सवाल। अब क्या कह रहा है? सभी प्रकार के उपकला ऊतक यानी इपिथेलियल टिश्यूज अपने नीचे मौजूद सहायक ऊतकों से किस बाह्य कोशिका रिश्तेदार परत द्वारा अलग होते हैं? तो यहाँ देखिए, रिश्तेदार परत द्वारा अलग होते हैं ना, तो यहाँ सवाल का आंसर ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में क्या दिया है बाबू?
तो आधारीय झिल्ली यानी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा अलग होते हैं, आधारीय झिल्ली यानी बेसमेंट के द्वारा अलग होते हैं। तो इसको याद करिए। अब कह रहा है मानव शरीर की हड्डी के जोड़ों और लचीले अंगों में पाए जाने वाले कार्टिलेज ऊतक की मुख्य परिपक्व कोशिकाओं में किस नाम से जाना जाता है? उसके मुख्य परिपक्व कोशिकाओं किस नाम से जाना जाता है बाबू? तो कोन्ड्रोसाइट। क्या है? तो कोन्ड्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो कोन्ड्रोसाइट। अब अगर नेक्स्ट सवाल में चलते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल क्या है, आप पूरा डिस्कशन भी पढ़ा कीजिए। यहाँ पर कह रहा है इथेनॉल C2H5OH पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करता है। इस बदलाव के दौरान हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का क्या होता है? जुड़ना होता है। तो इसका यानी कथन जो है वो भी सही है कि इथेनॉल, अभी पढ़ लीजिए कथन क्या कह रहा है कि इथेनॉल का KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। तो फिर क्या होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके बदलाव के दौरान हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन जुड़ता है। हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। तो यहाँ कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी दोनों सही है। यहाँ पर ये रिएक्शन का पूरा सवाल है, तो रिएक्शन अभी आपको तो आता नहीं और पूरा हम अभी यहाँ समझा नहीं सकते, तो इसीलिए अभी आप इतना बात जो प्रश्न आया है उसको ध्यान रखिए, क्योंकि ये रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। आप क्वेश्चन देखिए, रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर नीचे दिए गए दोनों कथनों यानी कथन 1 और 2 की सत्यता की जांच कीजिए और कहते विकल्प को चुनिए। यहाँ पर सही विकल्प को चुनिए। अब क्या रहा है, इथेनॉल C2H5OH और कहता पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करता है। तो इथेनॉल में इस बदलाव के दौरान इससे हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन का जुड़ता है। ये सवाल क्या हो गया, रिपीट हो गया था। अब देखिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बाबू, क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, धातुओं में होने वाली संरक्षण यानी कोरूजन यानी जंग लगने की प्रक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति की सबसे क्या है, तेजी से बढ़ते हैं? तो कौन सी परिस्थिति की सबसे तेजी से बढ़ते हैं? तो यहाँ पर क्या है कि आर्द्र वायु, लवण और अम्ल में क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। कोरिजन क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। तो अगर नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं कि एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार के बीच होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब एक प्रबल अम्ल होगा एक प्रबल क्षार होगा तो कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। तो उदासीन अभिकरण अभिक्रिया में क्या होगा, तो प्रबल अम्ल और अगर प्रबल क्षार से मिलाएंगे तो क्या है, सबसे पहले कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। इसमें क्या बनेगा, तो लवण और प्लस जल। तो देखिए ना, HCl क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या है, क्षार है, मिलाया क्या बना, NaCl नमक, और भी क्या है, H2O यानी जल बना है। तो अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाते हैं तो क्या है, लवण प्लस जल बनता है। तो अब बाबू अगर नेक्स्ट सवाल में ये कह रहा है कि यदि कोई प्राथमिक उपकरण यानी दर्पण या लेंस के किसी वस्तु 3 गुना आवर्धित और सीधा हो तो प्रतिबिंब बनता है, तो इस उपकरण का आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन क्या होगा, जब सीधा बन रहा है, अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो वो तो प्लस में होगा, अगर उल्टा बनेगा तो माइनस में होगा। और आवर्धन क्षमता 3 गुना बोल ही दिया है, अगर बाबू 3 गुना बोल ही दिया हुआ है तो नॉर्मल 3 गुना हो जाएगा आंसर। तो अब अगर नेक्स्ट सवाल को अगर देखें तो नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के क्या पूछा है, दाएं हाथ के नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में ये क्या है क्वेश्चन, तो ये अगर यहाँ पर देख लीजिए कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में ये सवाल क्या कहा है, तो ये पूरा ऑप्शन आप पढ़िए। यहाँ पर इसका आंसर ये है कि फ्लेमिंग तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी किसको कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठा, जो अंगूठा है किसको, चालक की गति को, और मध्यमा किसको, प्रेरित विद्युत धारा को, मध्यमा किसको बोलते हैं, तो जो राइट साइड से अंगुली पड़ता है, अंगूठा के बाद जो अंगुली पड़ता है, मध्यमा कौन होता है, जो बीच वाली अंगुली पड़ता है उसको मध्यमा कहते हैं। तो चुंबकीय तर्जनी, तर्जनी जो अंगूठा के बाद दूसरा है उसको तर्जनी कहते हैं। तो उसको इसको मैग्नेटिक फील्ड को यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा किसको, तो क्या है, चालक की गति की दिशा को, और मध्यमा किसको, तो प्रेरित विद्युत धारा को दिशा दिखाता है किसमें, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में। तो ऑप्शन कौन हो गया, बी। अब बाबू हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम भी बताना चाहते हैं, लेकिन यह प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप कमेंट में लिखा कीजिए कि टाइम की चिंता करके और डिटेल में समझाएं या नहीं, ये रहने दीजिए, चल रहा है चलने दे। अब बाबू यहाँ क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, क्या सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिश्रण या विलयन के घटकों को एक साधारण फिल्टर पेपर का उपयोग करके छानने की विधि यानी फिल्ट्रेशन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, यानी किस में फिल्ट्रेशन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या है कि शुद्ध विलयन या कुलाइड दोनों में, शुद्ध विलयन या कुलाइड दोनों में ऐसा नहीं किया जा सकता फिल्ट्रेशन, यानी
अलग नहीं कह सकते क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कण बहुत छोटे-छोटे पूरी तरह से घुल जाते हैं। तो शुद्ध विलयन में और कोलाइड में ऐसा दोनों में नहीं कह सकता है क्योंकि कण पूरे क्या होते हैं, घुले होते हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि मानव के शरीर में उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है। ये पहले ही भी बता चुके हैं, क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है बाबू, नेफ्रॉन। अब अगर नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख ले, और एक बात और ध्यान रख लीजिए कि इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन यानी फिल्ट्रेशन होता है, निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद क्या है, पुनर्अवशोषण, और फिर क्या होता है, उत्सर्जन यानी क्या होता है, उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन होता है। अगर आप नेक्स्ट सवाल देखें कि क्या है बाबू, कोशिका श्वसन, कह रहा है कोशिकीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन प्रचुर उपस्थिति में होने वाले वायवीय श्वसन यानी एरोबिक का मुख्य चरण कोशिकाओं के किस अंगक यानी ऑर्गन सेल के भीतर संपन्न होता है, तो यहाँ पर देखिए किसके सेल के अंदर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो ये एरोबिक यानी वायवीय श्वसन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये बहुत बार सवाल आ चुका है, इस वर्ष ये तो पहली बार आया है, लेकिन इससे पहले कई बार रेलवे एग्जाम आता है। तो इसी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का कहता है पावर हाउस, क्योंकि पूरा शरीर को जो ऊर्जा मिलता है एटीपी से कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, पावर हाउस भी कहता है। तो श्वसन की शुरुआत ग्लाइकोलाइसिस से होती है, जो कोशिका में ये क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो आप ये भी देख सकते हैं क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ये भी सवाल आता है, तो उसको भी ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू, कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट सवाल ध्यान से यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कि यदि दो अलग अलग गतिमान वस्तुओं का वेग की पूरी तरह से समान हो, यानी दो अलग अलग वस्तु है उसका वेग पूरी तरह समान यानी वेलोसिटी समान है, तो निम्नलिखित में किस वस्तु का काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा अधिक होगा। तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला के यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ इंटू क्या है, एम वी स्क्वायर। तो बाबू जब वेलोसिटी सेम रहेगा तो इसको हटा दीजिए। अब जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा उसका गतिज ऊर्जा ज्यादा रहेगा, ये सिंपल बात है। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अब वही लिखा हुआ है आंसर में। अब अगर कि कह रहा है बाबू कि यहाँ पर नेक्स्ट सवाल अगर देखिए, वही बात पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कि क्या है, सॉरी थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। क्या कर, जनवरी 2026 में नई दिल्ली में भारत मंडप में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 के समापन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा देश के युवाओं के विकास रोड मैप पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह आयोजन किस विशेष दिन के अवसर पर किया गया था, तो आपको पता है किस विशेष अवसर पर किया गया था, ये तो कौन, बताइए बताइए बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है, स्वामी विवेकानंद की जयंती होता है। और कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को, हर वर्ष का मनाया जाता है, 12 जनवरी को, माफ कीजिएगा गलती बोला गया, 12 अगस्त। अब बाबू यहाँ पर देखिए कि कब, 12 जनवरी को। और स्वामी विवेकानंद कर्मभूमि, सॉरी कर्मभूमि कहता है, राजयोग, कर्मयोग, ये सब पुस्तकें किसके, स्वामी विवेकानंद को। अब बाबू कह रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दागो और भूल जाओ, भारत के रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करने वाली तीसरी यानी थर्ड जनरेशन की एक प्रसिद्ध स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम निम्नलिखित में से कौन सी है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, तो इसका क्या है, तो नाग। कौन सा है, तो नाग। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है बाबू, जो तीसरी पीढ़ी का डीआरडीओ ये पूरा हो गया। अब ये सवाल हाल ही में क्या कह रहा है, कि हाल ही में मई 2026 में भारत सरकार द्वारा मानव रहित अनमैन्ड व्हीकल्स ड्रोन को दागने के लिए किस नए स्वदेशी यानी फायर एंड फोरगेट मिसाइल संरक्षण प्रणाली का परीक्षण किया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, तो यहाँ पर क्या है, आंसर है ULPGM V3 मिसाइल। आप देखिए ULPGM V3 एक क्या है, स्वदेशी फायर एंड फोरगेट मिसाइल का संस्करण है, जिसे क्या कहते हैं, यूएवी या ड्रोन से दागने के लिए विकसित किया गया है। फायर एंड फोरगेट का अर्थ है कि मिसाइल लॉन्च करने के बाद लगातार ऑपरेटर द्वारा निर्देशित करने की जरूरत नहीं होता, एक बार दाग दीजिए और भूल जाइए कहाँ गया से, इसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद चला जाएगा जहां आपने टारगेट दिए हैं। अब बाबू इसके बाद अब ULPGM-M3 का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल लेजर गाइडेड प्रिसीजन म्यूनिटिशन वर्जन 3। अब अगर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू, कि यहाँ क्या कह रहा है, फायर एंड फोरगेट तकनीकी क्या है,
तो अभी बता दिए हैं, अब आप इसको पढ़ लीजिए। प्रधारित कौन सा मिसाइल है? तो नाग है। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखिए तो ये क्या हो गया, आज का सवाल यहीं पर हो गया समाप्त। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और जिन बच्चों का एग्जाम 9 तारीख के बाद यानी आप देख रहे हैं उसके अगर बाद है तो उनको शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप एग्जाम हो भी गया, तभी नेक्स्ट एग्जाम तो आपको देना है, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और जब एग्जाम में लेटेस्ट सवाल ही आता है तो जो अभी आ रहा है वो नेक्स्ट एग्जाम में भी आएगा, कोई आने वाले एग्जाम में, इसीलिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए पूरी तरह से। और बहुत बच्चों का शिकायत था कि क्या है मैथ का वीडियो नहीं आ रहा था, मैथ का आज शाम में पूरा वीडियो डल जाएगा, बस शूट हो गया है, केवल उसमें एडिट का लफड़ा बचा हुआ है। तो अभी तुरंत आज शाम को पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो मैथ वाले बच्चे भी टेंशन नहीं लेना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।